स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है दोनों को? जी सर विजिबल है। गुड। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स पढ़ेंगे वेन डायग्राम का, फिर उसके बाद सेट्स थ्योरी। तो वेन डायग्राम पता है किसे कहते हैं? व्हाट इज वेन डायग्राम? वेन डायग्राम कहलाते हैं एक्चुअल में, लॉजिकल डायग्राम भी कहते हैं इन्हें। यानी ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? किसी लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम क्या लेते हैं, एक सर्किल की फॉर्म में शो करते हैं। टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सेट्स थ्योरी पे मूव करेंगे हम। टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम्स, जैसे मान लो टाइप 1 है कि मुझे रिप्रेजेंट करना है फ्रूट्स और मैन। दो कैटेगरी है, फ्रूट्स और मैन। तो इसमें देखो मैंने डायग्राम बनाया, एक सर्किल लिया कि ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रूट्स को, तो एक दूसरा जो सर्किल होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैन को। तो फ्रूट्स और मैन में कुछ भी कॉमन नहीं है। लॉजिकली हम सोचेंगे कि फ्रूट्स एक अलग कैटेगरी है और मैन एक अलग कैटेगरी, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दो सर्किल्स आएंगे अलग अलग, जिसमें कोई भी एरिया ओवरलैप वगैरह कुछ नहीं होगा, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, नथिंग इज कॉमन। तो हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस फॉर्म से बनेगा, अगर हमें कोई भी दो ऐसी कैटेगरी रिप्रेजेंट करनी है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। सिंपल। एक चीज बस याद रखना वेन डायग्राम में, कि कभी भी साइज ऑफ सर्किल या साइज ऑफ वेन डायग्राम या किसी का भी हम बना रहे हैं, ये कभी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें अगर मैंने दो सर्किल एक जैसे बनाए, ये नहीं कि सर्किल और फ्रूट्स आपस में क्वांटिटी वाइज इक्वल है, इसका कोई मतलब नहीं है। यानी अगर मैं फ्रूट्स छोटा बना देता, मैन का सर्किल बड़ा बनाता, तो ये चीज हम नहीं ले सकते कभी भी वेन डायग्राम से कि फ्रूट छोटा सर्किल है तो यानी कम फ्रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैन वाला बड़ा सर्किल है तो ज्यादा मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा। तो कभी भी हमें साइज से क्वांटिटी का कोई रिलेशन नहीं होता है वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट होता है? सिर्फ लॉजिक। ठीक है, तो फ्रूट्स और मैन्स क्वांटिटी वाइज हमें कोई रिलेशन नहीं पता, फ्रूट कम भी हो सकते हैं, मैन ज्यादा हो सकते हैं, कुछ भी रिलेशन हो सकती है। तो कभी भी अगर इस पे कोई क्वेश्चन दे दे ट्विस्ट करके कि साइज से क्वांटिटी का कोई रिलेशन बना दे, तो कभी भी हम डिफाइन नहीं करेंगे। याद रहेगा ये पॉइंट कि सर्किल का साइज कभी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये पॉइंट याद रहेगा वेन डायग्राम में? यस सर। गुड। चलो टाइप 2 पर आते हैं। टाइप 2 मान लो हमें दे रखा है मेल्स एंड सिंगर्स। तो हम लॉजिकली क्या सोच सकते हैं कि कुछ मेल्स ऐसे हो सकते हैं जो सिंगर्स भी हो सकते हैं। तो किस तरीके का सर्किल आएगा? देखो, मेल्स ओवरलैपिंग करके। और थोड़ा सा ओवरलैप होगा, यानी इसमें ये जो ओवरलैपिंग एरिया है या रीजन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल्स एंड सिंगर्स बोथ, दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इस रीजन में जो भी लोग आ रहे हैं वो क्या है? मेल्स भी हैं और सिंगर्स भी हैं। इस रीजन में कौन है? ओनली मेल। मेल्स हु आर नॉट सिंगर्स, यानी मेल्स हैं लेकिन सिंगर्स नहीं है। इसी तरीके से ये रीजन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है?
ये रिप्रेजेंट किसे कर रहा है? सिंगर्स हु आर नॉट मेल्स, यानी फीमेल सिंगर्स हम ले सकते हैं। तो कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ये क्लियर करते हुए चलेंगे हम आगे सेट्स थ्योरी में, हमें फिर ये हेल्प करेंगी चीजें। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, मान लो वेजिटेबल्स और ब्रिंजल, ये दो कैटेगरी दी है। तो कैसा आना चाहिए दो सर्किल्स? मान लो पहले हमने लिया ब्रिंजल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिंजल। अब वेजिटेबल्स का कहाँ पर आएगा सर्किल? ओवरलैप करेगा तो हाँ, मतलब पूरा करेगा ब्रिंजल वेजिटेबल वाला सर्किल वेजिटेबल्स के अंदर आएगा। वेजिटेबल। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? ब्रिंजल को। ब्रिंजल भी है और वेजिटेबल, जाहिर सी बात है ब्रिंजल वेजिटेबल होता ही है, तो दोनों का कॉमन है ये। और ये जो एरिया है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ शेड? नॉट ब्रिंजल, वेजिटेबल। हाँ, यानी ये वो सारी वेजिटेबल्स है जिसमें ब्रिंजल इंक्लूड नहीं है। क्लियर? ये वेजिटेबल के अंदर है तो वेजिटेबल तो होंगी, लेकिन ब्रिंजल को एक्सक्लूड कर दिया हमने ग्रीन से जो किया है। तो यानी ये सारी वो वेजिटेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है विच आर नॉट ब्रिंजल। गुड, फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ पर हम ले लेते हैं हार्ड वर्किंग, स्मार्ट और स्टूडेंट्स। इस बार तीन को रिलेट करना है, यानी तीन सर्किल्स आएंगे, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट और स्टूडेंट्स। तो इसका जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ऐसे। ये जो तीनों में कॉमन है, जो रेड से कलर मैंने शेड किया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तीनों का हार्ड कॉमन वर्क। है। हाँ, यस। हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट स्टूडेंट्स, यानी ये वो सारे स्टूडेंट हैं जो हार्ड वर्किंग भी हैं और स्मार्ट भी हैं। ये वो तीनों सर्किल का कॉमन एरिया है। मान लो ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा था हार्ड वर्किंग, ये कर रहा था स्मार्ट, ये कर रहा था स्टूडेंट्स। तो ये तीनों का कॉमन रीजन आया हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट स्टूडेंट। चलो ये तीनों तो समझना आसान है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन से जो मैंने लिखा? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिर्फ इतना ही रीजन। जल्दी जल्दी बताओ, फिर हमें मेन सेट थ्योरी पर मूव करना है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली हार्ड वर्कर एंड स्मार्ट, सॉरी हाँ स्मार्ट। यस, देखो हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट, यानी हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट बट नॉट स्टूडेंट्स। ये मेंशन करना अब जरूरी है क्योंकि एक सर्किल को हमने एक्सक्लूड किया है। तो ये वो सारे हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट लोग हैं, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट के अलावा कुछ भी हो सकते हैं। हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट टीचर हो सकता है, मान लो हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट कोई लीडर है, हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। तो ये सारे वो लोग हो सकते हैं, बट दे आर नॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के अलावा। ये हमें ग्रीन से मिल रहा है। गुड, सही बताया था। ब्लू, ये रीजन स्टूडेंट एंड स्मार्ट। स्मार्ट स्टूडेंट्स बट नॉट हार्ड वर्कर। हार्ड वर्किंग, यानी वो सारे स्मार्ट स्टूडेंट हैं जो कि हार्ड वर्किंग नहीं है।
अब क्या हो सकता है इसके अलावा जो बचा, ये वाला हार्ड कॉमन एरिया ले लें। ये हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं बट नॉट स्मार्ट, लेकिन ये स्मार्ट नहीं है, ये सिर्फ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। तो इस तरीके से हम कॉमन एरिया को कॉमन देख सकते हैं कि कौन सा है और कौन सा नहीं है, दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे ये कौन सा रीजन हो जाएगा अगर इसकी बात करूं मैं, ये वाला जो एरिया है, दे आर ओनली स्मार्ट। यानी वो सारे स्मार्ट लोग हैं जो कि बट नॉट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ स्मार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम को समझ सकते हैं। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते, पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे, वेन डायग्राम दे रखे थे, पूछा था कौन सा वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए ये थोड़ा मैं समझा रहा हूँ डायरेक्ट सेट थ्योरी शुरू करने से पहले। अब मान लो ये रिप्रेजेंट करना है हमें एशिया, इंडिया और रशिया। एशिया, इंडिया, रशिया। इसमें क्या आएगा, कैसा डायग्राम होना चाहिए? नॉर्मली माइंड में सबसे पहला ये सोचा करो कि सबसे बड़ा क्या है या सबसे छोटा क्या है, उससे हमें हिंट मिलेगा। तो एशिया बड़ा होगा। एशिया बड़ा होगा, फिर रशिया, फिर इंडिया। देखो एशिया तो सबसे बड़ा समझ में आ रहा है हमें, दिस इज एशिया। इंडिया जो है वो एशिया के अंदर आएगा, ये भी क्लियर है। रशिया भी इसके अंदर आएगा, लेकिन इंडिया और रशिया में कुछ भी आपस में कॉमन नहीं है, 2 अलग अलग कंट्रीज है। तो ये डायग्राम इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, इंडिया, रशिया, और ये जो रीजन है रेड से, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एशिया। एशियन कंट्रीज को कर रहा है, बट नॉट इंडिया और रशिया। इंडिया और रशिया के अलावा जितनी सारी एशियन कंट्रीज हैं उसको ये वेन डायग्राम शो कर रहा है। जल्दी जल्दी और हम कर लेते हैं। 6th है एज, 13 नंबर। देखो इसका बनेगा इस तरीके से, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 13, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर। अब जरा मुझे इसमें बताओ, इसमें ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो 13 और एज दोनों का कॉमन, यानी उनको रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी एज कितनी है? 13। 13। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 13 बर्थ को। ऑफ 13। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली नंबर्स। ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 13। 13। 13 के अलावा, क्योंकि 13 तो इसमें आ गया। इसी तरीके से ये सब एज को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेप्ट 13, 13। और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 13 को भी। नहीं, जो एग्जम्पशन है ना वो भी बताना जरूरी है। 13 एक्सेप्ट ऑल नंबर्स। एज और नंबर।
यानी एज और नंबर के अलावा जो 13 है, यानी किसी का वेट है 13 kg, तो ये 13 शो कर रहा है उससे। किसी की हाइट है मान लो 13 में किसी यूनिट में, तो एज और नंबर के अलावा जो भी 13 है वो सब इस कैटेगरी में आ रहे हैं। ओके। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है देखो, सेंटेंसेस, वर्ड, पैराग्राफ। इसका कैसे बनेगा? सबसे छोटा क्या है इसमें देखो, सेंटेंस, वर्ड, पैराग्राफ। सबसे छोटा वर्ड, वर्ड से मिलके क्या बनता है? वर्ड से मिलके क्या बनेगा? सेंटेंस। सेंटेंस। यस सर। सेंटेंसेस से मिलके क्या बनेगा? पैराग्राफ। पैराग्राफ। यानी ये इस तरीके का वेन डायग्राम, वर्ड सबसे छोटा अंदर, वर्ड से कॉम्बिनेशन सेंटेंस, सेंटेंस से मिलके पैराग्राफ। चलो बस एक और कर लेते हैं। 8 है मेल्स, ब्रदर्स एंड फादर्स, इनको रिप्रेजेंट करना है। तो नॉर्मली छोटे या बड़ा सोचते हैं, इसमें बड़ा सबसे कौन सा आसान है बनाना? मेल। मेल। तो बड़ा सर्किल आ गया मेल्स। अब ब्रदर्स क्या होगा? मेल्स होंगे सारे, जितने भी ब्रदर होते हैं तो अंदर आ जाएंगे, दीज आर ब्रदर्स। अब फादर्स, फादर्स का कैसे बनाए सर्किल? मेल्स के अंदर आएगा, पहली चीज तो ये क्लियर है। ओवरलैपिंग रो एंड ओवरलैपिंग, गुड। ये इसके अंदर आएगा फादर्स। इसमें ये जो रीजन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल्स तो है ही, who are both, who are ब्रदर एंड both फादर। brothers ब्रदर एंड and fathers। यानी वो सारे मेल्स जो कि किसी के भाई भी हैं, ब्रदर भी है और किसी के फादर भी है। जी सर। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ग्रीन से जो मैंने कर दिया शेड। देखो मेल्स तो है ही, ब्रदर्स भी हैं, बट बट नॉट, फादर्स। हाँ बट नॉट फादर्स। यानी वो सारे भाई, मेल तो होंगे जब भाई कह रहे हैं, लेकिन वो फादर नहीं है। इसी तरीके से ये रीजन किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये सिर्फ फादर्स को, मेल्स होंगे, फादर होंगे, बट ब्रदर नहीं होंगे। बट नॉट ब्रदर्स, गुड। किसी के भाई नहीं है। और इसके अलावा जो ये रीजन बचा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल्स हु आर बोथ ब्रदर एंड फादर। हुआ नॉट, इसके ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों सर्किल से बाहर होंगे। यस सर। ना तो वो किसी के भाई हैं, मान लो सिंगल चाइल्ड है कोई, और ना ही वो फादर है, मान लो मैरिड भी नहीं है, तो ये रीजन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन एक जी। चीज फिर से रिमाइंड करा दूं मैं, कि इसमें ये, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाहर वाला एरिया ज्यादा है, ये सर्किल छोटे है तो इसका मतलब ये मेल्स ज्यादा हैं जो कि ब्रदर और फादर हैं, या फिर ये ज्यादा है। ये चीज हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। क्वांटिटी का कभी भी कंपैरिजन हम नहीं करेंगे वेन डायग्राम। क्लियर? जी सर। सिर्फ लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ ये इसके अंदर आता है। तो ये बेसिक वेन डायग्राम थे, इसके बेस पर हम शुरू करते हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में देखो हम वेन डायग्राम्स का ही यूज करते हैं। तो अगर हम किसी क्वांटिटी को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान लो, और दूसरी क्वांटिटी को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो कॉमन एरिया आता है या ओवरलैपिंग एरिया जो होता है, ये कहलाता है, जो कॉमन एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन
और इसे हम सिंबल से शो करते हैं लाइक दिस। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से हम रीड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी मतलब विच इज कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ओके। ठीक है। और अगर हम बात कर दें, इसको ऐड कर दें कि ये ए है, ये बी है, और इसमें हमने ले लिया ये पूरा एरिया लाइक दिस, तो ये कहलाता है यूनियन। इसका सिंबल होगा इस तरीके से, इसे हम कहेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? दोनों का सम। हम इसको इस तरीके से भी लिख लेते हैं, ए और बी, या फिर ए प्लस बी। तो ये जब और आएगा तो ये तुम अभी याद रख लो, आगे के जो हमारे चैप्टर है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में, उसमें ये चीज बहुत यूज होगी। इंग्लिश वाला जो और होता है, ए और बी, हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला और। तो ए और बी का मतलब या तो ए या फिर बी। तो जो इंग्लिश वाला ये और है, हिंदी में हम इसे लिखते हैं या, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमेशा किसे? एडिशन को। यानी हम इसमें क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, यानी इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब है ए एंड बी, यानी ए एंड बी जो कॉमन है ए में भी और बी में भी। तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये एक रूल याद रख लो, एंड मीन्स ऑलवेज मल्टीप्लाई, और मीन्स एडिशन। ठीक, तो इंटरसेक्शन कॉमन, ये साइन होगा, इसका मतलब होगा ए एंड बी, यानी ए और बी में जो कॉमन है। यूनियन मतलब ए और बी, तो इसमें होता है प्लस। तो जो तुम्हें एक फार्मूला याद रखना होता है सबसे पहला, वो होता है कि अगर हम ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं, तो एन मतलब जितने भी नंबर हैं उसके अंदर, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये सबसे कॉमन यूज होने वाला फार्मूला है। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यही फार्मूला प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, हो जाता है। एन मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी की जगह रिप्लेस हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो ये फार्मूला हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आज हमने सिर्फ ये पढ़ लिया है, एन मतलब नंबर से रिलेट कर रहा है। अब देखो ये माइनस क्यों किया हमने इंटरसेक्शन भी? अगर मान लो मैं ए की बात करूं और बी की बात करूं, तो जब मैं ए की क्वांटिटी ऐड करूंगा तो सारी चीजें आएंगी जो ए सेट के अंदर है। ठीक है। जब मैं बी की बात करूंगा तो सारी चीजें आएंगी जो बी में है। लेकिन ये बीच में जो कॉमन एरिया है, देखो ये 2 बार काउंट हो जाता है। जब हम ए सेट की वैल्यू काउंट करते हैं तब भी आ रहा है ये, और बी वाले रीजन में भी आ रहा है। इसलिए हमें अगर एक्चुअल ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर हमने ए और बी को ऐड किया है तो उसमें से एक बार कॉमन एरिया को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो जाता है। जब ए सेट की वैल्यू काउंट की तो तब भी आया, देखो ब्लैक कलर में भी आया ये, और जब बी को काउंट किया तो ये ब्लू में भी आया। तो ये 2 बार ऐड होता है, इसलिए इसे एक बार हम माइनस कर देते हैं। तो मेन फार्मूला यही है, बाकी छोटे मोटे फार्मूले यूज होते रहेंगे, उसे हम आगे देख लेंगे। अब देखो इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। डायरेक्ट आपका इतनी थ्योरी वगैरह कोई नहीं पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ज्यादातर होते हैं कि
या तो लैंग्वेज के ऊपर होते हैं कि इतने लोग बोल रहे हैं इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, 1000 लोग हैं, 700 कैन स्पीक इंग्लिश, 500 कैन स्पीक हिंदी। ठीक है, ये हमें दिया है। फिर आगे क्वेश्चन में दिया है इफ ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। फाइंड, आपसे कह रहा है फाइंड करो। फर्स्ट कह रहा है हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, बोथ द लैंग्वेजेस कितने लोग बोल सकते हैं। सेकंड है हाउ मैनी कैन स्पीक एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, ये आपसे कह रहे हैं। तो ये इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे तो आपको समझ जाना है ये सेट्स थ्योरी पे वेन डायग्राम हमें बनाना है। तो दो हमें वेन डायग्राम चाहिए, एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंग्लिश को, और एक रिप्रेजेंट करेगा हिंदी को। तो एक वेन डायग्राम मैंने बना लिया, मान लो ये है इंग्लिश, और दूसरा वेन डायग्राम मैंने बना लिया हिंदी। और देखो क्या दिया है, स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज। एट लीस्ट मतलब जितने भी लोग हैं वो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते हैं, या तो वो इंग्लिश बोल रहा हो या हिंदी बोल रहे होंगे या फिर दोनों भी बोल रहे होंगे। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक लैंग्वेज। तो कुछ लोग दोनों बोलने वाले भी होंगे, तो ये इस तरीके से ओवरलैप होगा। तो ये रेड सर्किल इंग्लिश का है, ब्लैक वाला हिंदी का है। इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 700, यानी हमने ये गिवन है 700, और हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 500। टोटल हमें गिवन है 1000। अब बताना है पार्ट 1 में क्या आंसर आएगा। बताओ हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज। देखो अगर मैं फार्मूला लगाऊं, एक ही फार्मूला अभी तक हमने पढ़ा है, वही कॉमनली यूज होता है सबसे ज्यादा। ये हमने लिख लिया है इंग्लिश और हिंदी के लिए। अभी देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक बार समझ लो, एक बार आप समझ जाओगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। ई यूनियन एच, यूनियन का मतलब क्या था, और, याद रहेगा यूनियन का मतलब क्या है, और। तो और मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एन मतलब नंबर, नंबर ऑफ पीपल्स हु कैन स्पीक इंग्लिश और हिंदी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश और हिंदी। तो ये क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो क्या दिया था, 1000 पीपल थे टोटल, और उसने कहा था ऑल द पीपल कैन स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज, यानी 1000 के 1000 लोग जो हैं वो या तो इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं। यानी इसमें सारे के सारे जो लोग हैं 1000 के 1000 वो याद है। तो पहली लाइन हो जाएगी हमारी 1000 इज इक्वल टू एन ई मतलब नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, यह भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 700। एन एच मतलब नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये क्या होगा, इंटरसेक्शन वाला, एंड, इंटरसेक्शन इज एंड, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी।
जो दोनों बोलते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है जो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। यही हमसे पूछा था, देखो पार्ट 1 में क्या पूछा, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, देखो 1000 में से इसे इधर माइनस कर दो, इससे भी इधर जाएगा तो माइनस, इक्वल टू माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच। सर एन उसके साथ 200। 200, यानी जो बोथ लैंग्वेजेस बोलते हैं वो कितने लोग हैं ऐसे, 200। 200। देखो यहाँ इंग्लिश जो 700 लोग बोलते हैं वो रेड वाले सेट से रिप्रेजेंट हो रहा है, रेड वाले वेन डायग्राम से। तो देखो रेड वाले में वेन डायग्राम में ये जो बीच का कॉमन रीजन है वो भी आ रहा है, यानी 700 इंग्लिश बोलने वाले में ऐसे लोग हैं, ये रीजन जो है ये सिर्फ वो है जो सिर्फ ओनली इंग्लिश बोलते हैं, है ना, ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी। ये रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हिंदी नॉट इंग्लिश। और ये बीच वाला जो रीजन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोथ। अभी वेन डायग्राम में ये पढ़ा था ना, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब देखो 700 का मतलब इसमें वो लोग भी थे जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, और ऐसे लोग थे जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बोलते हैं। इस ब्लैक वाले सर्किल में कौन कौन से लोग हैं, 500 लोग में कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं और कुछ ऐसे जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोलते हैं। तो अब हमें ये पता चल गया ये बीच वाले जो कॉमन वाले हैं ये कितने लोग हैं, ये कितने हैं, 200, है ना। तो ये बताओ जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश नहीं बोलते, ऐसे कितने लोग होंगे। 500 minus 200 is equal to 300. गुड, ये आ जाएंगे 300, क्योंकि 500 टोटल हिंदी बोलने वाले थे, लेकिन 500 में से 200 ऐसे थे जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोलते थे। तो सिर्फ हिंदी नॉट इंग्लिश वाले लोग हो जाएंगे 300, और इधर कितने आ जाएंगे, जो सिर्फ इंग्लिश बोलते और हिंदी नहीं बोलते, 500. 500। तो ऐसे लोग जो एग्जैक्टली वन लैंग्वेज बोलते हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 800. गोल्ड। तो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं, 500, और सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, 300। 300. दोनों को मिला के यानी एग्जैक्टली एक लैंग्वेज, सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, यानी वो दोनों नहीं बोल सकते, सिर्फ एक बोल सकते हैं। तो एग्जैक्टली वन लैंग्वेज वाले लोग हो गए 800। तो ये हमें देखो इस तरीके से वेन डायग्राम की हम हेल्प लेके क्वेश्चन कर देते हैं, समझ गए। तो ये तुम्हें अब ध्यान रखना है कि कब नॉट भी यूज करना है। ये सर्किल से बाहर आ गया, यानी ये जो रीजन था इसका मतलब था इंग्लिश बट नॉट हिंदी। तो टोटल 700 थे, उसमें से 200 माइनस कर दिए, तो हिंदी बोलने वाले चले गए जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बोलते थे, तो सिर्फ इंग्लिश वाले बचे 500। ऐसे हिंदी वाले बचे 300, तो एग्जैक्टली वन लैंग्वेज वाले हो गए 800। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं वेन डायग्राम पे, या फिर वही होते हैं कि एक एग्जाम था कि इन एन एग्जाम 60% ऑफ कैंडिडेट पास इन मैथमेटिक्स, 60% पास हो गए मैथ्स में, 70% पास हो गए इंग्लिश में, एंड 10% क्या होगा, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। 10% ऐसे हैं जो कि दोनों के दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, यानी मैथ्स और इंग्लिश में। अब वो कह रहा है इफ 300 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स,
देखो ऊपर परसेंटेज की बात हो रही थी, अब उसने एब्सोल्यूट नंबर दिया, टोटल नंबर दिए। इफ 300 पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है कितने, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर। ठीक, तो अब हमें देखो वेन डायग्राम तो हमें पता है, दो सब्जेक्ट्स का बनाना है, मैथ्स का और इंग्लिश का। लेकिन कितनी वैल्यूज है पहले हम ये निकालते हैं। देखो 60% मैथ्स की बात अगर हम करें तो मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं, 60%। 60%, तो मैथ्स में फेल होने वाले कितने होंगे, 40%, 40%। इंग्लिश की बात करें हम, इंग्लिश में पास होने 70, वाले कितने, 70%। तो फेल होने वाले कितने होंगे, 30%, 30%। तो यहाँ तक तो हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो अगर हम फेल का वेन डायग्राम बना ले तो वो ज्यादा सही रहेगा, इसलिए मैं पास की जगह हम क्या बना रहे हैं, फेल का, कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है जितने स्टूडेंट फेल हुए मैथ्स में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जितने फेल हुए इंग्लिश में। हमने वेन डायग्राम बनाया फेल्ड स्टूडेंट्स का। तो हमें पता है इसके बीच में जो कॉमन एरिया है ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10% को। ठीक, 10% क्वेश्चन में गिवन था फेल्ड वाला, ये हमने दे रखा था, तो हमने लिख लिया 10। अब बताओ जो सिर्फ मैथ्स में फेल हुए, ये रिप्रेजेंट किसे करेगा, फेल्ड ओनली इन मैथ्स yes, बट नॉट इन इंग्लिश। English, ऐसे कितने लोग होंगे। और सेम इसी तरीके से हमें ये बताना होगा जो फेल्ड इन इंग्लिश बट नॉट इन मैथ्स। टोटल फेल कितने देखो मैथ्स में, 40%। yes sir, इसमें से 10 ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए, मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी। तो सिर्फ मैथ्स में फेल होने वाले कितने हुए, 30, 30। इसी तरीके से सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले, तो टोटल इंग्लिश में फेल होने वाले हैं 30%, बट 10% ऐसे थे जो दोनों में फेल थे। तो सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हो गए, 20, 20। अब मुझे ये बताओ टोटल स्टूडेंट हु फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट कितने हो गए। so 50%, एटलीस्ट वन है, देखो एटलीस्ट वन में दोनों आएंगे, जो एक सब्जेक्ट में भी yes, फेल हुए और जो दोनों में भी हुए। 30 plus 20, 50, प्लस प्लस 10। तो वो तो बहुत सब्जेक्ट में है ना, हाँ तो एटलीस्ट है लिखा ना यहाँ पे, देखो हु फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। एटलीस्ट में देखो क्या आएगा, एटलीस्ट में आएगा जो एक सब्जेक्ट में फेल हुए वो भी आएंगे, प्लस जो दोनों में फेल हुए वो भी आएंगे। ओके सर, तो कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुए, या एक में फेल हुए, या दो में फेल हुए, मतलब फेल हुए वो 60%। yes sir, ये मैंने क्यों निकाला, देखो अगली लाइन के लिए, क्वेश्चन में हमें देखो क्या गिवन था, 300 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो हमें कितने परसेंट स्टूडेंट है जो पास हो गए दोनों में, who passed in both the subject। passed in both the subjects का मतलब है ना तो वो मैथ्स में फेल हुए ना ही वो इंग्लिश में फेल हुए, यानी
100% माइनस 60%, 40%। भाई 60% बच्चे तो थे जो फेल हुए, चाहे एक में हुए या दो में हुए। तो उन बच्चों के अलावा जो बच्चे हैं वो पास है, यानी दोनों सब्जेक्ट्स में। यस सर। तो 40% स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए, और हमें क्वेश्चन में गिवन है 40% इज इक्वल टू 300। 40% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 300। तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट इज 300। तो फिर टोटल स्टूडेंट कितना आएंगे? अब तो परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया भाई। बट टोटल को मान लो x, तो 40% ऑफ x इज इक्वल टू 300। परसेंट को हम लिख सकते हैं 40/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू 300। तो x इज इक्वल टू 300 इंटू 100/40। x की वैल्यू सर कितनी आ रही 575। है? नहीं, 575 बन जाएगा। देखो 575 को मैं अगर सर अप्रोक्सीमेटली 300 600, डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100 ही तो होगा। ये लिख तो रखा है मैंने। यस सर, यही तो मैंने भी किया है। तो देखो 0 से 0, 4 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 4 7 जा 28, एंड देन 20 7 5 जा 75 इंटू 10 विल बी 750। ये आंसर आना चाहिए। यस सर, मिस्टेक हो गई। देखो कोई नहीं, मिस्टेक हो गई तो एक बार थोड़ा चेक कर लिया करो। जैसे 600 आया, मान लो 575 बोला तो मैंने अप्रोक्सीमेटली ले लिया 600। अगर मैं 600 का 40% निकालूं तो 0.4 से मल्टीप्लाई करते हो तो इट विल बी इक्वल टू 240। 300 नहीं है। तो ये परसेंटेज की थोड़ी छोटी छोटी कैलकुलेशन जरा ठीक कर लो, क्योंकि परसेंटेज हर जगह यूज होती है। सेट्स वाले में भी ये यूज रहेगा। तो इस टाइप के देखो क्वेश्चन आते हैं कि लैंग्वेज पर आ गया। एग्जाम वाला तो बहुत आता है कि इन्होंने एग्जाम इतने स्टूडेंट पास हुए, इतने फेल हुए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का, कि इन एन एग्जाम 49% कैंडिडेट्स फेल दे रखा है। दो ही चीज होंगी, फेल या पास। फेल्ड इन इंग्लिश, ठीक है। फिर दिया है आगे 36% कैंडिडेट फेल्ड इन हिंदी, एंड 15% कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो तीनों फेल की दिए हमें, तीन, इंग्लिश और हिंदी में। फिर दिया इफ total number of students who passed in English subject only, यानी सिर्फ जो इंग्लिश में पास हुए, सिर्फ इंग्लिश में, सब्जेक्ट ओनली, इज 630। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्जाम? तो देखो परसेंटेज है, हमें परसेंटेज को वेन डायग्राम से रिलेट करके वो परसेंटेज निकालनी जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए, और फिर उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एग्जाम? अपीयर्ड इन एग्जाम,
किसका वेन डायग्राम बना है? देखो तीनों फेल में ही दे रखे, तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं इसे, हमें फेल का डायग्राम बनाना है। स्टूडेंट्स फेल्ड, तो एक डायग्राम ले लेते हैं इंग्लिश, एक ले लेते हैं हिंदी, और कुछ आपस में दोनों में फेल हुए तो कॉमन एरिया भी आएगा। तो देखो कॉमन दे रखा है 15% है, बोथ द स्टूडेंट नहीं, बोथ द सब्जेक्ट्स, ये दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए, तो यानी ये वाला रीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा? 15 को। ठीक है, अब इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं? 49, और हिंदी में फेल होने वाले हैं 36। अब बताओ सिर्फ इंग्लिश में जो फेल हुए, यानी ये वाला पार्ट हमें बताना है, फेल्ड इन इंग्लिश ओनली, इंग्लिश ओनली मीन्स नॉट हिंदी, यानी कितने होंगे? टोटल इंग्लिश में फेल होने वाले हैं 49%, उसमें से 15% जो है वो दोनों में फेल हुए हैं, तो सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हो गए? 34। 34, गुड। सिर्फ हिंदी में फेल होने वाले? 21। 21, गुड। तो पहली चीज तो हमें यह पता चल गई कि सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं और सिर्फ हिंदी में फेल होने वाले कितने हैं। लेकिन अभी इससे हमारा काम नहीं बना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? जो पास हुए हैं इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में। चलो, तो अब जब हमें ये पता चल गया नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन, अब फिर वही चीज निकालेंगे हम, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, जो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में तो फेल हुए, हो सकता है दोनों में भी हुए हो, यानी जो फेल हुए स्टूडेंट। इन शॉर्ट में आप ऐसे सोच सकते हो, हम क्या निकालना है? जो फेल हुए, चाहे इंग्लिश में हुए, चाहे हिंदी में हुए, चाहे दोनों में हुए, वो कितने होंगे? तो इंग्लिश में फेल होने वाले 34, हिंदी में फेल होने वाले 21, और 15 जो दोनों में हुए, तो इन सबको ऐड कर दो। तो 4 और 1 5, और 5 इज 0, 1 कैरी, 4 एंड 2 6, और 1 7, यानी 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में हुए या फिर दोनों, मतलब फेल हुए हैं। तो पास होने वाले कितने हो गए? 30%। गुड। सीधे फिर पास स्टूडेंट कितने हो गए? जब 70% फेल हो रहे हैं तो 30% क्या हो रहे होंगे? पास हो रहे होंगे। देखो ये पास स्टूडेंट आया, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हु पास्ड इन इंग्लिश सब्जेक्ट ओनली, यानी अब इस 30% में से हमें ये पता करना है कि सिर्फ इंग्लिश में कितने पास हुए। क्लियर? तो अब हमें ये पता चल गया, देखो पास स्टूडेंट इज 30, ये पास स्टूडेंट क्या है? बोथ द सब्जेक्ट्स के, भाई इसमें वो है जो कि, यानी अगर मैं पास स्टूडेंट का वेन डायग्राम बनाऊं इंग्लिश का, पास स्टूडेंट का वेन डायग्राम बनाऊं हिंदी का, अब पास्ट का बना रहा हूं, तो इसमें जो कॉमन रीजन आएगा, यानी दोनों में जो पास होगा, ये कितने ऐसे स्टूडेंट हैं? 30। क्लियर? यस सर। अब ये बताओ कि क्या हम ये निकाल सकते हैं? हमें ये निकालना है इसे, who passed in English only। क्वेश्चन को एक बार पूरा देखो,
कितना जो दिया है हमें पास फेल का, कहीं से हम ये चीज निकाल सकते हैं? देखो क्वेश्चन को शुरू से रीड करते हैं। सर इंग्लिश, हाँ हाँ बोलो। 50। सर 15% जो बोथ में फेल हुए हैं तो उसको माइनस कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, फेल से नहीं, अब तो पास्ट की रिलेशन बनानी पड़ेगी तुम्हें। देखो इंग्लिश में हमें क्वेश्चन दिया था, इंग्लिश में फेल कितने थे? 49%। ये दिया था जी ना कि सर। सबसे पहली लाइन क्या थी? 49 फेल्ड इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में पास कितने हो रहे होंगे? 51%। 51%। तो 51% यानी ये पूरा सर्किल है इंग्लिश में पास होने वाले। इसमें से वो बच्चे भी हैं जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए, इसमें वो बच्चे भी हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास हुए। तो हमें दोनों वाली क्वांटिटी पता चल गई, कितनी है? 30। तो सिर्फ इंग्लिश में पास होने वाले कितने बचे? टोटल इंग्लिश में पास होने वाले हैं 29। 51। 51 है। 21। 21 है। यानी सिर्फ इंग्लिश पास होने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 21%। और क्वेश्चन में हमें दिया है इन 21% की वैल्यू है 630। इसलिए हमने पहले फेल से वो निकाले जो कि दोनों में फेल थे या एक में, टोटल फेल निकाले हमने। इसमें टोटल फेल से हमें ये पता चल गया कि एटलीस्ट कि कम से कम जो पास होने वाले हैं, पास होने का मतलब हो गया यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट्स में, वो हमें पता चल गया। तो फिर हमने टोटल इंग्लिश में से उन स्टूडेंट को माइनस कर दिया जो दोनों में पास हुए। तो हमें पता चल गया 21% जो है, यानी 21% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 630 क्वेश्चन में गिवन था। तो टोटल को मान लेते हैं x, तो ये हो गया 21/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 630। तो x की वैल्यू यानी टोटल स्टूडेंट की वैल्यू कितनी आ गई? सर 300। सही 3000 आएगा सर। 3000। गुड। 3000 इज द करेक्ट आंसर। देखो 300 मान लो हमसे कभी कैलकुलेशन में हो जाता, जीरो मिस हो गया, तो हमें फौरन ये सोच लेना चाहिए था कि 300 का 21% 630 कैसे हो सकता है? जब पूरी वैल्यू ही 300 है तो उसका 21% उससे बड़ा कैसे हो जाएगा? तो ये छोटी छोटी चीज कैलकुलेशन में आपको बता देंगे, अच्छा गड़बड़ तो नहीं हो रही कुछ। तो 300 का पूरा 100% ही 300 होता है, उसका 50%, 40, 30 सब क्या होगा? 300 से छोटा होगा। और यहाँ पे 21% दे रखा है 630, तो यानी बड़ा नंबर आएगा। क्या क्लियर? इस क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन तो नहीं? देखो यहाँ सारी नो इंफॉर्मेशन सर। क्या थी? फेल की थी। इसलिए पहले हमने एक डायग्राम बनाया जिसमें स्टूडेंट्स फेल थे। फेल से हमने निकाला कि एटलीस्ट वन फेल वाले कौन से हैं। तो हमें ये पता चल गया कि क्लियर पास होने वाले कितने हैं। क्लियर पास का मतलब जो दोनों में पास है। फिर हमें जो शुरू में इंफॉर्मेशन थी उससे ये पता चल गया कि इंग्लिश में पास होने वाले 51 है, यानी 51 ये पूरा ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा था 51 को, इंग्लिश पास होने वाले। इसमें से हमें ये पता चल गया कॉमन वाले 30 है, तो सिर्फ कितना बचे? 21%। क्वेश्चन में 21% दे रखा था 630, तो x की वैल्यू आ गई 3000। यानी 3000 वो सारे स्टूडेंट हैं जो कि टेस्ट में अपीयर हुए थे। अब क्या क्वेश्चन हो सकता है? देखो दो वेन डायग्राम की जगह तीन भी हो सकते हैं, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, सेम वही लॉजिक है कि इन अ ग्रुप ऑफ
100 चिल्ड्रन। क्या दे रखा है हमने, देखो 32% प्ले हॉकी, 64% प्ले फुटबॉल, 40% प्ले क्रिकेट। अब देखो 3 स्पोर्ट्स हैं यानी 3 वेन डायग्राम। 32% हॉकी, 64% फुटबॉल, 40% क्रिकेट। 14% प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, 15% प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, एंड 13% प्ले हॉकी एंड क्रिकेट। यानी ये वो परसेंट स्टूडेंट बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं जो 2 स्पोर्ट्स खेलते हैं। लास्ट दे रखा है ओनली 6% प्ले ऑल द 3 स्पोर्ट्स। सिर्फ टोटल के 3% वो है जो ऑल द 3 स्पोर्ट्स यानी तीनों खेलते हैं, हॉकी भी, फुटबॉल भी और क्रिकेट भी। हमसे पूछा है पार्ट 1 में, हाउ मैनी चिल्ड्रन प्ले ओनली 1 गेम, यानी जो सिर्फ एक गेम खेलते हैं ऐसे कितने स्टूडेंट हैं। एक गेम में मतलब या तो सिर्फ हॉकी खेलते हैं, या फिर सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, या फिर सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। सेकंड इज हाउ मैनी चिल्ड्रन प्ले एट लीस्ट, ये केयरफुल हो जाना जब भी क्वेश्चन में आया करे, एट लीस्ट, एट मोस्ट, एट लीस्ट 2 गेम्स। कितने बच्चे एट लीस्ट 2 गेम खेलते हैं, यानी कम से कम 2 गेम खेलते हैं, तो कम से कम 2 गेम वाले भी आएंगे, यानी जो 2 गेम्स खेलते हैं, और 3 गेम्स वाले भी। और थर्ड पार्ट में कह रहा है हाउ मैनी चिल्ड्रन प्ले हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट। ये हमारा क्वेश्चन है। तो कोशिश करो पहले खुद से करने की, वेन डायग्राम वगैरह बनाओ, देखो क्या आएगा। 3 वेन डायग्राम बनाओ, तीनों ओवरलैपिंग होंगे आपस में, कॉमन है क्योंकि, और परसेंटेज शो करो उस पर। कोशिश करके देखो, देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, एक बार तुम कैच करने लगोगे ना कौन सा रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा बनाना है, तो ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आ ही जाते हैं इस पर। तो 3 बना लिए, 3 वेन डायग्राम के लिए 3 सर्किल, एक हॉकी लिख दो, एक को फुटबॉल लिख दो, एक को क्रिकेट लिख दो। यस सर। गुड। अब आगे बढ़ो, वैल्यूज लिखना शुरू करो। सबसे पहले तो जो तीनों में कॉमन है उस रीजन में लिख दो 6। लिख दिया, तीनों का जो कॉमन ओवरलैपिंग एरिया है वो हो जाएगा 6। फिर देखो हॉकी एंड फुटबॉल 14%, 14%। और टोटल दे रखा है हॉकी का 32%। पहले हॉकी पे ही फोकस कर लो। देखो 3 वेन डायग्राम बनेंगे, खा रहा हूँ। 3 वेन डायग्राम बनना है। ये मान लो हॉकी है, ये फुटबॉल है,
और ये क्रिकेट है, तीनों आपस में ओवरलैपिंग है। ये जो तीनों में कॉमन है, ये तो हमें डायरेक्ट गिवन है 6 क्या है, प्ले ऑल द 3 स्पोर्ट्स, हमें क्वेश्चन में गिवन था 3 स्पोर्ट्स जो खेलते हैं, ये रहा 6%, ये हमने लिख दिया 6। अब देखो हॉकी और फुटबॉल पे फोकस करते हैं पहले, हॉकी और फुटबॉल पे ये हमें दे रखा है 14%, ठीक है। तो हॉकी और फुटबॉल में देखो कौन सा रीजन आता है, हॉकी और फुटबॉल में ये पूरा एरिया आता है, यानी दिस वन जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये वाला एरिया, और ये 6 वाला भी आता है। हॉकी एंड फुटबॉल में ये रिप्रेजेंट होता है एरिया, होता है ये। यस सर। लेकिन अगर मैं ये ये 6 है, ये पूरा 14 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया सिर्फ ये 8 हो जाएगा। यस सर। इसी तरीके से फुटबॉल और क्रिकेट, ये पूरा 15 था, इसमें से 6 माइनस कर दें तो ये कितना बचेगा, 9। 9। ये वाला एरिया कितना बचेगा, हॉकी और क्रिकेट का जो कॉमन है, हॉकी एंड क्रिकेट इज 13, 6 ऐसे हैं जो तीनों खेलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 7। यानी ये हमारे पास क्या पता चले, ये वो लोग आ रहे हैं जिसे मैंने 8 से रिप्रेजेंट किया है, ये वो चिल्ड्रन है जो हॉकी एंड फुटबॉल तो खेलते हैं बट नॉट ऑल 3, तीनों के तीनों गेम नहीं खेलते, वही तो होंगे ये। यस सर। ठीक है चलो, अब ये हॉकी वाला पूरा देखो बिगर सर्किल, हॉकी जो पूरे खेलने वाले थे वो कितने थे, क्वेश्चन में गिवन है 32, ये था 32। यस सर। तो 32 में से अब कितने बचे देखो, 8, 6 और 7, क्योंकि इस पूरे सर्किल के 21। अंदर जो है वो पूरा मिला के 32 होना चाहिए। तो 8 और 7 15 और 6 21 माइनस कर दो 11। 11। यानी ये कौन आ रहे हैं, ये वो चिल्ड्रन है जो सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेलते हैं, नॉट फुटबॉल, नॉट क्रिकेट। ऐसे इस वाले सर्किल में आ जाएंगे वो चिल्ड्रन जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, नॉट हॉकी, नॉट क्रिकेट। कितने हो जाएंगे वो, इस पूरे सर्किल का सम होना चाहिए था 64% रिप्रेजेंट हो रहे थे इधर, तो ये हो जाएगा देखो 8 और 6 14 और 9 23, 23 माइनस कर दो 64 में से 41। 41, ठीक है। लास्ट ये वो होंगे जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, नॉट हॉकी, नॉट फुटबॉल। ये कितना हो जाएगा, पूरे सर्किल का सम होना चाहिए था, क्रिकेट खेलने वाले कितने थे 40%, तो कितने हो जाएंगे 7 और 6 13 और 9 22, 40 में से 22 गए 18 आ गया। ये हमारे देखो डायग्राम के अंदर अलग अलग रीजन हमें सब पता चल गए। अब क्वेश्चन के हिसाब से आप देख लो कि क्या कह रहा है वो। नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्ले ओनली वन गेम, क्या हो जाएगा आंसर, सर 70। देखो सिर्फ हॉकी खेलने वाले कितने हो गए 11, 11। सिर्फ सिर्फ फुटबॉल खेलने फुटबॉल वाले कितने 41, 41। और सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले
18। 18, इनका सम कर दो, ये हमारे पार्ट 1 का आंसर हो जाएगा। 41 एंड 11 इज 52 और 52 8 60 और 10 70, यानी 70% चिल्ड्रन ऐसे हैं। देखो ये ओके सब ओनली। परसेंटेज, हाँ ये सब परसेंटेज में था, लेकिन टोटल भी देखो क्या दे रखा है, 100 ही दे रखा है, तो हमें परसेंटेज जो होगी वही आंसर हो जाएगा, यानी 70% ऑफ टोटल, तो टोटल 100 है, तो हमारे कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, जो परसेंटेज होगा वही आंसर हो जाएगा। यानी कितने चिल्ड्रन खेल रहे हैं, 70, तो 70 चिल्ड्रन प्ले ओनली वन गेम। क्लियर। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है एटलीस्ट 2 गेम्स। तो देखो एटलीस्ट, एट मोस्ट को समझ लो, आगे के परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी में ये चीज फिर आएगी। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, तो यानी इसमें वो आएंगे जो ओनली 2 गेम्स खेलते हैं प्लस जो 3 गेम्स खेलते हैं, तो दोनों चीजें आएंगी। एटलीस्ट 2 गेम्स का मतलब या तो 2 गेम खेलते हो या फिर 3 गेम खेलते हो। तो या देखो मैं हिंदी में या कह रहा हूँ, मतलब और, तो और में हम क्या करते हैं, ऐड। ऐड। तो ओनली 2 वाले निकालेंगे, ओनली 3 वाले निकालेंगे और उन्हें ऐड कर देंगे। ओनली 2 तो वाले कितने होते 24। 8 + 9 + 7। हैं, गुड, जो ग्रीन कलर से मैंने लिख रखे हैं। तो हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले हो गए 8, फुटबॉल एंड क्रिकेट खेलने वाले हो गए 9, क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले हो गए 7, तो इन तीनों का सम हो गया 9 8 17 एंड 7 24। यस सर। और 3 खेलने वाले हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन था, 6 थे ऐसे, तो इन दोनों को ऐड कर, 30। आंसर क्या हो गया, 30। ठीक है। हम देखो इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि 100 में से 70 वो स्टूडेंट थे जो सिर्फ वन गेम खेलते हैं, तो 100 में से कितने बचे जो एक से ज्यादा खेलते होंगे, 30। 30। ठीक है, वरना अपना जो स्टैंडर्ड है हम उसी मेथड से कर रहे हैं। अब आ जाओ पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में क्या कह रहा है, हु प्ले हॉकी और फुटबॉल। हॉकी और फुटबॉल है, हॉकी एंड फुटबॉल नहीं है, ये ध्यान रखना। जो हॉकी खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो लेकिन क्रिकेट ना खेलते हो। तो देखो वेन डायग्राम में कौन सा रीजन ऐसा है जो रिप्रेजेंट करेगा हॉकी खेलने वालों को, फुटबॉल खेलने वालों को, लेकिन क्रिकेट नहीं होना चाहिए उसमें। देखो मैं सर शेड 8। करना, हाँ गुड, मैं शेड कर रहा हूँ। देखो यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो ये वो चिल्ड्रन है जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं, ठीक है। यस सर। ये वो स्टूडेंट है जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, और ये वो है 8 जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। तो देखो क्रिकेट वाला जो रीजन है, यानी नॉट क्रिकेट था, तो देखो क्रिकेट वाले को हमने अलग कर दिया बिल्कुल। क्रिकेट वाला कोई भी पार्ट हमने नहीं लिया, क्रिकेट वाला सर्किल बिल्कुल अलग हो गया। जो इस येलो वाले हाइलाइटर से कर रहा हूं मैं, ये सर्किल को बिल्कुल अलग कर दो, इसके अलावा जो कुछ हुआ वो सब ऐड हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, सिंपल। हॉकी खेलने वाले कितने हैं, 11, फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, ओनली फुटबॉल 41, और हॉकी एंड फुटबॉल खेलने वाले हैं 8 जो कि क्रिकेट नहीं खेलते। ये तीनों वो हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते। क्लियर। वेन डायग्राम से देखो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। सर्किल, क्रिकेट वाला सर्किल को हमने अलग कर दिया बिल्कुल। तो क्या हो गया आंसर, 11 + 41 52 और +8 60, यानी 60। देखो आया तो परसेंटेज में है, ये 60% चिल्ड्रन ऐसे हैं
लेकिन टोटल 100 है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 60 स्टूडेंट ऐसे हैं, चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि हॉकी और फुटबॉल तो खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। क्लियर? यस सर। तो इजी है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं, बस वेन डायग्राम अच्छे से आप बनाना सीख लो तो रीजन को थोड़ा बस केयरफुल होना है कि कब हमें कौन सा रीजन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन अ हॉस्टल ऑफ 100 स्टूडेंट्स कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी है 100 स्टूडेंट की, यानी टोटल है 100, इसमें से 42 तो हैं साइंस के बच्चे, 34 हैं लॉ, लॉ पढ़ना है, और 58 हैं कॉमर्स, कॉमर्स साइड से। फिर दिया है हमें 8 स्टूडेंट जो है वो साइंस प्लस लॉ पढ़ना है, 13 जो है वो लॉ प्लस कॉमर्स पढ़ना है, और 18 जो है वो कॉमर्स प्लस साइंस पढ़ना है। हाउ मैनी स्टूडेंट आर ओनली साइंस ग्रेजुएट्स, पूछ रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर ओनली साइंस ग्रेजुएट, यानी सिर्फ साइंस जो पढ़ना है वो कितने हैं, ओनली साइंस। यहाँ भी हमें समझ में आ रहा है 3 होंगे, वेन डायग्राम जरा बनाओ 3, और ये नंबर उसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, देखो कि कौन सा रीजन किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो गया रीजन रिप्रेजेंट? देखो यहाँ साइंस का मतलब है, साइंस पढ़ने वाला मतलब हमारे जो बिग सर्किल बनेगा साइंस, उसकी वैल्यू है। तो इसमें वो स्टूडेंट भी है जो साइंस के साथ कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ रहे होंगे, जैसे साइंस और लॉ, साइंस और कॉमर्स, और वो भी आएंगे जो तीनों पढ़ रहे होंगे। यानी हम 3 बना लेते हैं वेन डायग्राम। ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइंस, ये रिप्रेजेंट मान लो कर रहा है लॉ, और ये थर्ड वाला सर्किल कर रहा है कॉमर्स। अब इसमें हमें वैल्यूज दी है, साइंस की दी है 42। देखो इस साइंस का मतलब इसमें वो स्टूडेंट भी हैं जो सिर्फ साइंस पढ़ रहे हैं, यानी इतना रीजन, वो स्टूडेंट भी जो साइंस के साथ साथ लॉ पढ़ना है, वो रीजन भी है जो साइंस के साथ साथ कॉमर्स पढ़ना है, और वो रीजन भी है जो साइंस लॉ कॉमर्स तीनों पढ़ रहा है। तो ये पूरा सर्किल की वैल्यू है 42। तो इसमें से हमें सिर्फ साइंस पढ़ने वालों की निकालनी है, यानी कि थोड़ा बड़ा कर देना, सिर्फ साइंस पढ़ने वाले का मतलब है ये वाला रीजन, सिर्फ ये निकालना है, ये रिप्रेजेंट करेगा ना ओनली साइंस। तो ये 42 हो गया। 15 आएगा।
आंसर इन्होंने दे रखा है 21। कोई नहीं, ट्राई करो अभी तो। लॉ 34, कॉमर्स 58। तो पहली वैल्यूज तो ये है। अब दूसरा क्या दिया है, देखो साइंस प्लस लॉ 8। तो साइंस प्लस लॉ का मतलब है, ये जरा समझना ध्यान से, साइंस प्लस लॉ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं देखो कॉमर्स वाला सर्किल हटा दूं, तो अब तुम्हें क्लियर दिख रहा है साइंस प्लस लॉ कौन सा है, ये है, ये साइंस प्लस लॉ यस है। सर। लेकिन इसमें एक तीसरा सर्किल भी है, उसमें ये रीजन जो हो जाता है ये तीनों के लिए कॉमन हो जाता है। तो हमें इस क्वेश्चन में, जैसे पिछले क्वेश्चन में तीनों का कॉमन था, वो चीज एक इंफॉर्मेशन कम दी है। तो साइंस प्लस लॉ मतलब ये रीजन पूरा मिलके है 8। तो उस 8 में ये रीजन भी है, ये वाला रीजन भी है, और ये रीजन भी है। ऐसी लॉ प्लस कॉमर्स, यानी लॉ और कॉमर्स में ये चीज भी है, ये चीज भी मिलके है 13। और कॉमर्स प्लस साइंस में ये दोनों रीजन मिलके हैं 18। तो क्या हम ये वाला रीजन निकाल सकते हैं? हमें पहले ये फाइंड करना है एक्चुअल में। यस सर। कैसे निकलेगा? तो हमें जो दिमाग लगाना है वो इसी पे लगाना है पहले, कि ये कैसे आएगा हमारे पास। देखो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन कम है, तो इसके लिए आपको पहले एक लीनियर इक्वेशन टाइप की बनानी पड़ेगी। देखो ये रीजन जो है, साइंस प्लस लॉ प्लस कॉमर्स, यानी जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सब मिलके कितने होंगे, 100। टोटल कितने हैं, 100। यानी ओनली साइंस, ओनली लॉ, ओनली कॉमर्स, ये मिलके कितने हो जाएंगे, 100। ठीक है, इस बात से तो एग्री करोगे, तीनों का सम क्या होगा, 100। अब देखो, अगर मैं इन तीनों को सम करूं, तो ये कितना आ रहा है, 42, 34, 58। इन तीनों का सम कितना आ रहा है, जरा ये बताओ मुझे। 136। 130, 130 क्या आ रहा है, 8, 4, 12, 134, 136। 6, 34, 8 8 और 4 4, 12 16। अच्छा 14 8 सर। प्लस 2 ना। देखो अब जरा थोड़ा समझ लो, ये इसमें ये चीज थोड़ी ट्रिकी थी। अगर मैं देखो जो ओनली रीजन है, देखो मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जरा ये समझ लेना। एक्स का मतलब है ओनली वन सब्जेक्ट पढ़ने वाले, वाई का मतलब है ओनली टू सब्जेक्ट पढ़ने वाले, और जेड का मतलब है ओनली, मतलब वही 3 सब्जेक्ट्स जो पढ़ते हैं। ठीक है, तो वन सब्जेक्ट पढ़ने वाले देखो कौन सा रीजन रिप्रेजेंट हो रहा होगा, ये
ये सब 1 वाले हैं, ठीक है। तो इस पूरे रीजन को मैंने कहा एक्स। 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले कौन सा रीजन है, देखो ये और ये, ठीक है, इसे मैंने कहा वाई। और 3 रीजन पढ़ने वाला ये इससे है, तो इसे मैंने रिप्रेजेंट किया है ब्लैक से, इसे रिप्रेजेंट किया है ब्लू से, और इसे करा है ग्रीन से, ठीक है। तो देखो इन तीनों का सम कितना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा 100। पहली इक्वेशन भाई ओनली 1 सब्जेक्ट पढ़ने वाले प्लस ओनली 2 पढ़ने वाले प्लस ओनली 3 पढ़ने वाले, तीनों मिलके कितने हो जाएंगे 100, 100। ठीक है। अब देखो ये जो 134 मैंने पूछा था, ये 134 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि टोटल साइंस पढ़ने वाले कितने, टोटल लॉ और टोटल कॉमर्स। तो देखो साइंस पढ़ने वाले में कौन सा रीजन आएगा, इस तो वाई एक्स वाले ब्लैक। देखो 134 को देखो मैं लिख सकता हूँ, ब्लैक का एक पोर्शन आएगा, जब उसमें लॉ वाला ऐड करूंगा तो ये आएगा, और जब कॉमर्स ऐड करूंगा तो ये तीनों ब्लैक वाला 1 टाइम्स आएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस, जब मैं साइंस लिखूंगा तो ब्लू वाले कितने पोर्शन आएंगे, 2 साइंस के अंदर, लॉ के अंदर ब्लू वाले 2 आएंगे, और कॉमर्स के अंदर ब्लू वाले 2 आएंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 2y प्लस, ये ग्रीन वाला पोर्शन एक बार पूरे साइंस में भी काउंट हुआ होगा, एक बार लॉ में भी काउंट हुआ होगा, और एक बार कॉमर्स में। सेकंड इक्वेशन मिल गई। कैसे? और देखो थर्ड इक्वेशन मिलेगी हमें इससे, ये जो इंफॉर्मेशन थी ना, साइंस प्लस लॉ, लॉ प्लस कॉमर्स, और कॉमर्स प्लस दिस, इन तीनों का मैं सम कर रहा हूँ, 8 प्लस 13 प्लस 18 इक्वल टू, देखो साइंस प्लस लॉ में क्या आया होगा, साइंस प्लस लॉ में आएगा ये एरिया, ठीक है। कॉमर्स प्लस लॉ में आएगा ये वाला एरिया, और कॉमर्स प्लस साइंस में आएगा ये वाला रीजन। तो इसमें क्या हुआ होगा, देखो ब्लू वाले 3 पार्ट आ गए, यानी पूरा y, प्लस ग्रीन वाला कितनी बार आया, ग्रीन वाला 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। अब 3 इक्वेशन है, 3 लीनियर इक्वेशन है, और 3 अननोन है x y z, ये हम सॉल्व कर लेंगे। देखो 3 इक्वेशन ये आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 100, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 134, और y प्लस 3z इज इक्वल टू 13 और 8 21 और 18 39। ये 3 आ गए, इसे हमें सॉल्व कर लेना है। हमें इसमें वैल्यूज मिल जाएंगी, तब हम इससे आंसर निकाल सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सर इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, z को एलिमिनेट। हाँ कैसे भी कर सकते हैं आप, जैसे चाहो। मुझे यहाँ 3z दिख रहा था, तो मैंने कहा पहले इसे कर लेते हैं, यस सर। इसे माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, x तो ऐसे ही आ जाएगा, x माइनस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 134 माइनस 39 यानी 95, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आ गई। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे जैसे तुम कह रहे थे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 300,
और ये है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 134, माइनस 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 ये कैंसिल, ये क्या बचा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 34 और 6 40 और 160 सॉरी 166। अब ये दो इक्वेशन आ गई हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 95, इसे ऐड कर दो, ये कैंसिल, 3x इज इक्वल टू 6 और 5 11, 9 6 15, 261, x की वैल्यू आ गई 3 8 3 24, 287। तो x की वैल्यू आ गई 87, इसमें रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 95 माइनस 87, देखो 3 इक्वेशन और 3 अननोन हम पहले कर चुके हैं, हमने एक चैप्टर में पूरा डिस्कस किया था ये कि जब अब तो इक्वेशन सॉल्व करनी है वो तो कर लोगे, तो फिर से एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो लीनियर इक्वेशंस का। अगर दो इक्वेशन होती है इस तरीके की, मान लो ऐसे होता है 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन होनी चाहिए, वेरिएबल के साथ इक्वेशंस उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। अगर दो वेरिएबल है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने जो सबसे सही मेथड पढ़ा था दैट इज एलिमिनेशन, किसी भी कोफिशिएंट को हम सेम करते हैं उसका कोफिशिएंट वेरिएबल का और फिर एलिमिनेट कर देते हैं। तो या तो एलिमिनेशन से करते हैं या फिर ये भी याद रखना कि ऑप्शंस में वैल्यू गिवन हो सकती है तो डायरेक्ट ऑप्शन से। लेकिन अगर 3 वेरिएबल हो जाए और 3 इक्वेशन हो जाए तो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। जैसे इस तरीके की हो जाती है x प्लस 2y प्लस 3z, जैसा अभी भी बनी हुई थी 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू मान लो 15। तो फिर हम किसी भी दो इक्वेशन में एलिमिनेशन लगाते हैं, किसी भी दो में, और किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। मान लो z को एलिमिनेट कर दिया, किसी को भी कर सकते हैं, z को कर दिया तो फिर हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी x और y के टर्म में। तो इसको हम फिर से सॉल्व एलिमिनेट करते हैं, इससे हमें x और y की वैल्यू मिलती है और x और y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं जिसमें चाहे, इससे हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारा मेथड था सॉल्व करने का। क्लियर है ये? यस सर। तो यही हमने किया, इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे हमें इसमें आंसर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं हम, 10:16 हो गया। तो सेट्स थ्योरी एक बार तुम करके देखोगे आराम से बैठ के तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी होता है। एग्जाम वाला ज्यादा आता है तो हम फिर से एक बार एग्जाम वाला कर लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन क्या दे रखा है हमें, इस बार थोड़ा खुद से करना। 43 पास इन मैथ्स, 52% पास इन फिजिक्स और 52% पास इन केमिस्ट्री, ये दिया हमें। और दिया है 8% पास इन ऑल थ्री, तीनों के तीनों में 8% पास हुए। 14% पास इन मैथ्स एंड फिजिक्स, 21% पास इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री
and 20% pass in physics and chemistry. Number of students who took the exam, जिन्होंने एग्जाम दिया वो है एग्जाम इक्वल टू 200. ये हमें गिवन है, इस बार टोटल गिवन है. तो पूछ रहा है पार्ट 1 में स्टूडेंट हु पास इन मैथ्स ओनली, ये बताना है जो सिर्फ मैथ्स में पास हुए, मैथ्स ओनली. रेशियो ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है मैथ्स ओनली टू केमिस्ट्री ओनली. ये सब पास की बात हो रही, पास पास, ये बताना हमें. ये बताओ दो चीजें जल्दी से बना लो. अब तुम्हें देखो बनाना आ गया होगा डायग्राम. 3 सब्जेक्ट है यानी 3 वेन डायग्राम. Yes, sir. पास का बना रहे हैं हम. एग्जामिनेशन वाले में ध्यान रखना पास की बात बना रहे हैं या फेल का. तो यहाँ पे सब पास की बात हो रही थी. तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री. तो मैथ्स पास होने वाले हमें दिए हैं 43, फिजिक्स पास होने वाले दिए हैं 52, केमिस्ट्री पास होने वाले दिए हैं 8 है ऑल 3, यानी ऑल 3 हमें पता चल गया 8. अब 14% पास मैथ एंड फिजिक्स. मैथ और फिजिक्स में कॉमन है 14. तो ये रीजन में कितने आएंगे, इस वाले रीजन में 6. 6. गुड. अब हमें ये पता चल गया कि ये 6 होगा. ये रीजन में कितने आएंगे, यानी ये किसमें कॉमन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री. तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने थे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड तो 21 थे तो 8 माइनस कर देंगे 13. वो मैथ और केमिस्ट्री है. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री में 12. तो ये कितना हो जाएगा 12. और ये मैथ एंड केमिस्ट्री, इसमें टोटल थे 21 और ये कितना हो जाएगा. गुड. अब ये मैथ्स ओनली कितना हो गया फिर. अब ये बताना है तुम्हें इस वन. ये टोटल है 43, उसमें से ये तीनों माइनस कर दो. मैथ्स ओनली का मतलब होगा सिर्फ ये रीजन. तुम्हें टोटल गिवन है 43. ये सब मिलके 43 है. तो 16. तो सिर्फ ये कितना आएगा, तो 43 में से माइनस कर दो 6 भी, 8 भी और 13. तो 14 एंड 13 27 माइनस किया हमने तो आया कितना रहा 16. Yes, sir. गुड. तो ये आ गया 16. ऐसे सिर्फ ओनली फिजिक्स वाले कितने हो जाएंगे, टोटल है 52 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 12, 20 एंड 6 26 ही बचेगा यार. और ऐसे केमिस्ट्री वाले हो जाएंगे 52 माइनस 6, ओ सॉरी माइनस 8 माइनस 13 माइनस 12, 25 और 8 33, 33 माइनस 52 17 होगा 50 और 2 19. दिस इज 90. ये हमारा देखो वेन डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया. अब जो भी क्वेश्चन पूछे आंसर दे दो. पूछे नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे
पास इन मैथ्स ओनली। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं वो पास्ड इन मैथ्स ओनली। फर्स्ट पार्ट के ऑप्शन है 16, 32, 48 और 80। ये 4 ऑप्शन है। मैथ्स ओनली, मैथ्स ओनली, मैथ्स ओनली। 16 होगा सर। डायरेक्ट 16। तो आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है 16, मैथ्स ओनली। लेकिन 16 इज परसेंटेज। हर चीज किसमें थी? परसेंटेज में। यानी जो वेन डायग्राम है दिस इज सेइंग कि 16% स्टूडेंट जो है वो मैथ्स ओनली पास हुए। और पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी 16% ऑफ किसके? 200। 200। थोड़ा ध्यान, चल ये नहीं कि हाँ एकदम से हमें आंसर आ गया, अरे वाह हमने तो कर दिया क्वेश्चन। 32 आंसर विल बी ऑप्शन 2, 32। डायग्राम परसेंटेज में बना हुआ है, हर चीज परसेंटेज में आ रही है, लेकिन लास्ट आंसर उसने पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, सो इट विल बी 32। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स ओनली टू केमिस्ट्री ओनली। तो मैथ्स ओनली कितने हैं? 16% और केमिस्ट्री ओनली है 90। तो हमें टोटल स्टूडेंट निकालने की जरूरत नहीं, जो परसेंटेज का रेशियो है वही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का भी होगा। तो सिंपल आंसर हो जाएगा 16:19। ठीक है, इसमें 2 पार्ट और थे, वो भी कर लेते हैं, निपटा देते हैं आज इसे। थर्ड पार्ट में कह रहा है वो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन फिजिक्स ओनली टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग इन आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री और बोथ। 2 स्टूडेंट का रेशियो कह रहा है, क्वेश्चन समझ लो कि फिजिक्स ओनली का रेशियो निकालना है किसके साथ? स्टूडेंट जो या तो फिजिक्स में पास है या केमिस्ट्री में पास है या दोनों में पास है। तो देखो फिर से एक बार याद कर लो, और का मतलब प्लस, यानी जो फिजिक्स में पास है प्लस केमिस्ट्री में पास है प्लस जो दोनों में पास है। तो डायग्राम से बताओ जरा मुझे, फिजिक्स ओनली वाले कितने हैं? फिजिक्स ओनली 26। 26, गुड, ये है। तो 26 इज टू फिजिक्स वाले कितने हैं प्लस केमिस्ट्री वाले कितने हैं? 19। तो 26 प्लस 19 प्लस बोथ, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री बोथ हैं। तो 12। 12। तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा। लास्ट पार्ट पे आते हैं। देखो लास्ट पार्ट में क्या दे रखा है? स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड पास। किसी भी स्टूडेंट को हम डिक्लेयर्ड पास कब करते हैं? when he or she clears at least 2 सब्जेक्ट्स, यानी 3 में से कम 2 सब्जेक्ट में तो पास हो, या तो 2 में पास हो या 3 के तीनों में पास हो, तो हम उसे क्या कह देते हैं कि स्टूडेंट पास हो गया।
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ जो एग्जाम में पास हुए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन द एग्जाम। लास्ट हमारा क्वेश्चन पार्ट 1 में दे रखा है 33, पार्ट बी में दे रखा है 66, पार्ट सी में दे रखा है 39, पार्ट डी में दे रखा है 7। तो 2 सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने हैं और 3 में पास होने वाले कितने हैं, उन्हें ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर। 31। गुड। देखो 31 तो किस में पास हुए, 2 सब्जेक्ट्स में। यस ये सर। 2 सब्जेक्ट्स का बताया ना तुमने 31। गुड। क्या क्या था देखो पास होने वाले, 6 है ये 12 and 13 है, 13। 13, 6, 12 और 13 तो हो गए 2 वाले, और 3 वाला, क्योंकि 3 वाला भी इसमें काउंट होगा पास में, एटलीस्ट 2 का है ना उसने कि एटलीस्ट 2 में तो पास हो। तो 3 यस सब्जेक्ट सर। में पास होने वाले कितने हैं, कॉमन सबके बीच में जो था 8, दिस इज। तो टोटल स्टूडेंट कितने, टोटल परसेंट स्टूडेंट है ये याद रखना 6, 39%। यानी 39% स्टूडेंट को हम कहेंगे कि वो पास है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, विच ऑप्शन? तो ऑप्शन सी। ऑप्शन ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी। क्यों होगा ऑप्शन डी? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट है और वो यस, यानी 39% ऑफ 200 स्टूडेंट, it will be equal to 78. Answer is 78. तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ तो इसमें आराम से तुम्हें स्कोर कर सकते हो। ये क्योंकि परसेंटेज में था सब कुछ, और नंबर ऑफ स्टूडेंट उसने लास्ट में दे दिए थे 200, इसलिए आंसर क्या हो रहा था, 39% तो सही निकाला है, लेकिन 39%, 39 स्टूडेंट नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे 78। ठीक, तो ये देखो सेट थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें कोई, अगर आपको ऐसा फार्मूले वगैरह भी याद नहीं है तब भी आप सिंपल अपने लॉजिक से चल सकते हो डायग्राम बना के, तो यू विल गेट द आंसर। फार्मूला इसमें कॉमनली यही यूज होता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, दिस वन। वरना हम वेन डायग्राम से बना सकते हैं, तो जो हम इस फार्मूले में लिखते हैं वही हम एक्चुअल में कर रहे होते हैं फिगर में, किसी को माइनस कर रहा है किसी को प्लस कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्लास के लिए हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी में। तो ये सेट थ्योरी बेसिक वेन डायग्राम से एक बार देख लेना, क्योंकि पिछले एग्जाम में 2 क्वेश्चन सीधे वेन डायग्राम पे पूछे थे कि कौन सा वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा इन चीजों को। ठीक है, फिर आज की क्लास एंड करते हैं।